नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख बांधों की बात की थी। एक नदी पर कोई बांध बनता है तो पीछे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बन जाता है। इस वीडियो में भी हम एक प्रमुख जल स्रोत की ही बात करेंगे जिसे हम झीलें कहते हैं। वैसे भारत के अंदर देखा जाए तो हजारों की संख्या में झीलें हैं, छोटी बड़ी। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख झीलों की बात मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूं, जो भारत की बड़ी बहुत ही फेमस झीलें हैं और मुख्यतः उनके निर्माण को लेकर काफी चर्चा होती है या बड़ी यूनिक टाइप से वो झीलें बनी हुई है। तो ऐसी कुछ खास झीलें मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो के अंत में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप उनके आंसर भी देंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिस झील को ले रहा हूँ वो है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये जो झील है इसको हम टेक्टोनिक लेक कहते हैं। इसका मतलब होता है विवर्तनिक झीलें। मतलब ये झीलों का निर्माण पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भिक हलचलें होती है उनसे इनका निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कश्मीर वैली है ये पहले जमाने में एक करेवा झील थी, उसके ऊपर उठने से बनी है। तो ये वुलर और डल ये दोनों ऐसी झीलें हैं जो उस करेवा झील के अवशेष मानी जाती है। ये जो झील है उसकी खास विशेषता यह है कि इस झील से होकर झेलम नदी गुजरती है, सिंधु नदी की सहायक झेलम। तो यह यहाँ देखिए, आप इस तरह से सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं ये नदी इस तरह से गुजर रही है जो इस झील से होके ही गुजरती है। ये जो झील है वो 1990 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित कर दी गई थी। रामसर वेटलैंड का मतलब है ईरान के अंदर एक शहर है रामसर। वहां 1971 में ये जो नम भूमि होती है, वेटलैंड्स जो होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन आयोजित हुआ था 1971 में। तब से पूरी दुनिया भर में जो जो नम भूमियां होती हैं उनको रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया जाता है और फिर उनका संरक्षण किया जाता है। सन 2020 तक पूरी दुनिया में 2412 वेटलैंड रामसर वेटलैंड साइट घोषित की जा चुकी है पूरी दुनिया में। उनमें से 42 भारत के अंदर है। तो उन 42 में से एक ये भी है जो 1990 में रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा इसको मिल चुका था। टोटल इसका एरिया जो है 189 स्क्वायर किलोमीटर है। 24 किलोमीटर ये जो झील है वो चौड़ी है, इससे पूरी लंबी है, और लगभग इसकी मैक्सिमम चौड़ाई 10 किलोमीटर है। एक और विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि ये झील भारत में सबसे बड़ी नेचुरल मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी है, नेचुरल नेचुरल लेक की बात कर रहा हूँ, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। इसी तरह से आप इसका ये ओवरव्यू आप ऊपर फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह की ये झील है और आसपास आप नजर डालिए, थोड़ी पहाड़ियां वगैरह हैं और बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पेश होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सारी पहाड़ियां देखिए, एक दो, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य ये प्रस्तुत करती है वहां पे। दूसरा हम डल झील की बात करेंगे। ये भी टेक्टोनिक लेक ही है। ये बिल्कुल श्रीनगर के पास में, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर ही बिल्कुल यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं इसकी। इसको कहते हैं कश्मीर के क्राउन, कश्मीर के ताज का रत्न इसको कहा जाता है, या कश्मीर के ताज का गहना भी हम इसको कह सकते हैं। ये कहा जाता है इसको श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं, श्रीनगर का गहना भी हम इसको कह सकते हैं। लेक ऑफ फ्लेवर भी इसको कहा जाता है, फूलों की झील मतलब। और ये देखिए, इसके भी आसपास पहाड़ियां हैं जो काफी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ये जो झील है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ फूलों के कुछ बड़े बड़े गार्डन हैं, जिसमें से एक गार्डन यहाँ पर है और एक गार्डन यहाँ पर है। मैं इन दोनों की बात आगे कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप देखिए, ये छोटी छोटी इस तरह से लकड़ी से बनी हुई नावें होती हैं जो एक टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करती हैं। बहुत ही फेमस मानी जाती हैं ये जो नावें हैं, और इस झील को देखने के लिए साल भर में लाखों पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। ये देखिए, मैं कुछ कह रहा था कि आपको कि इसको हम गार्डन ऑफ लेक भी कहते हैं, मतलब लेक ऑफ फ्लावर भी इसको हम कहते हैं। लेक ऑफ फ्लावर कहने का मतलब यहाँ पर कुछ गार्डन्स है, और वो गार्डन्स में से एक गार्डन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, जिसको हम टुलिप गार्डन के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। काफी बड़ा गार्डन है, ये झील एरिया है। अब इसको आप यहाँ से देखोगे तो ये इस तरह का पूरा दृश्य प्रस्तुत करता है। ये गार्डन 2007 में ही डेवलप किया गया फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं सारे टुलिप के जो फूल हैं वो। और ये लगभग 30 हेक्टेयर बड़ा एरिया है, जिसको हम कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा
टुलिप गार्डन है ये इस तरह का, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ा नीदरलैंड के अंदर मौजूद है, तो ये बहुत ही सुंदर गार्डन है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे, ये झील है उसके नॉर्थ में, झील के यहाँ पर शालीमार बाग है, इसको मुगल गार्डन भी हम कहते हैं। इसका निर्माण जहांगीर ने 1619 में अपनी पत्नी नूरजहां के लिए किया था, ये जो गार्डन है। और ये भी देखने में कुछ इस तरह का नजर आता है, ये भी पहाड़ियां हैं आसपास और बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर नजर आता है। अब मैं तीसरी जो झील नैनीताल झील की बात कर रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड के अंदर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, जो कुमायूं पहाड़ियां हैं उनके अंदर। और इसका निर्माण भी टेक्टोनिक ही है, विवर्तनिक झीलें हैं ये। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इनका निर्माण हिमानियों द्वारा हुआ है, लेकिन ज्यादातर चीजें टेक्टोनिक लेग की तरफ ही संदर्भ जो है वो मिलते हैं। ये जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, क्योंकि ऐसी कई सारी झीलें, नैनीताल तो खैर वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन भी है और ये झील बहुत पॉपुलर है वैसे भी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी झीलें हैं, जैसे सप्ताल लेक, भीमताल, नौकुचिया ताल, सरिया ताल, खुरपा ताल, कमल ताल, गरुड़ ताल, ये सारी जो है वो भी यहाँ नैनीताल में है, इसलिए इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है नैनीताल को। ये इस तरह से दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर है, पर्यटन के हिसाब से बहुत ही सुंदर झील है। अगली झील है लोनार लेक, ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इस झील के निर्माण के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मटेरियल कोलाइजन इम्पैक्ट हुआ है, मतलब कोई उल्का आके पृथ्वी से टकराई है और वो टकराने से जो गड्ढा बना है उससे ये लेक बनी है, ऐसा हम मानते हैं वर्तमान में। पहले हालांकि इसके लिए ये भी माना जाता था कि ये ज्वालामुखी का क्रेटर है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, जैसे विस्फोट होता है तो ऊपर का धरातल का कुछ हिस्सा उड़ जाता है, टूट जाता है, वहां से विस्फोट हो जाता है उसमें, और फिर अंदर से लावा आके साइड में जम जाता है, तो साइड में एक नेचुरल सी दीवार बन जाती है और बीच में गड्ढा बन जाता है। फिर वो जो ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है वो तो लावा निकलने के बाद में फिर जम के ठोस हो जाता है, और फिर उस गड्ढे में अगर पानी भर जाए तो उससे बनने वाली झील को हम ज्वालामुखी झील या ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। तो पहले ये माना जाता था कि ये ज्वालामुखी क्रेटर है, लेकिन 1970 के बाद में कुछ ऐसी रिसर्च होने लगी और फिर पता लगा कि तो किसी उल्का के गिरने से गड्ढा बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि उल्का के टकराने से ये गड्ढा बना है महाराष्ट्र के अंदर। ये लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी होगी, और 170 मीटर ये झील गहरी है। 5.7 लाख वर्ष पुरानी झील है ये भारत की, तो ये काफी पुरानी लेक है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात इसकी ये भी है कि 2007 में यहाँ जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, 2007 में उसकी भी खोज यहाँ पर 2007 में हुई है, तो ये भी एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये झील इस तरह से फोटो में नजर आती है, और जुलाई 2020 के अंदर, यानी कि हाल ही में, इसको रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया है इस झील को। अगली झील पुष्कर लेक है, ये भी ज्वालामुखी झील या क्रेटर का ही एग्जांपल है, सेम बनी हुई है जैसे मैं अभी आपको पिछले उसमें समझा रहा था, विस्फोट हुआ और उसके बाद वो एक गड्ढा बन गया और उसमें पानी भर गया, उसको पुष्कर झील हम कहते हैं। हालांकि किंवदंतियों के अंदर ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से फूल गिरने से ये झील बनी है, ऐसा हम मानते हैं। और उसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है जो काफी प्रसिद्ध है, और इस झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील कहा जाता है। यहाँ खूब सारे मंदिर है इसके आसपास, लेकिन टूरिज्म एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से झील बहुत पॉल्यूटेड है वर्तमान में। इनफैक्ट हम राजस्थान की सबसे प्रदूषित झीलों में से इसको मानते हैं। तो ये अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर, बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान है और इस मंदिर की वजह से भी बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है नक्की झील, जो कि राजस्थान के ही सिरोही जिले में स्थित है। ये भी ज्वालामुखी और क्रेटर है और ये नेचुरल लेक है एक तरह से हम कहें तो, लेकिन किंवदंतियों में ये कहा जाता है कि इसको देवताओं ने या ऋषियों ने नाखून से खोदा है, तो इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है, लेकिन वो किंवदंती है। हम भूगोल की भाषा में अगर हम कहें तो हम क्रेटर लेक ही इसको मानेंगे। ये क्या माउंट आबू, अरावली पर एक माउंट आबू हिल स्टेशन है, उसके ऊपर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये भी टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वर्तमान में बहुत ही पॉल्यूटेड लेक हम इसको कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित ये हो गई है। नील अर्थ में कुछ ये इस तरह से दिखाई देती है। नेक्स्ट है लोकटक झील, ये मणिपुर में है और पूरे सेवन सिस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण झील इसको हम मानते हैं। लगभग 266 स्क्वायर किलोमीटर में ये झील पूरी इस तरह से फैली हुई है। इस झील की एक सबसे खास बात यह है कि इसको काइबुल लामजो नेशनल पार्क स्थित है इसके अंदर, और उस इस नेशनल पार्क के लिए कहा जाता है कि द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कहा जाता है, विश्व का अकेला है ऐसा।
तो ये क्या कंसेप्ट है उसको थोड़ा आप समझिए। ये देखिए इस तरह की लेक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये सारा अभी कीचड़ है, दलदल है, उसमें ये सारी घास फूस और ये सारी वनस वेजिटेशन जो है इस तरह का वो ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग कहते हैं सारा। ये और मैं मणिपुर में यहाँ सेवन सिस्टर में यहाँ की बात कर रहा हूँ। एक और इमेज आप अगर इसकी देखेंगे तो ये देखिए ये इस तरह की चीजें सारे, अब ये पूरा तैरता है इधर उधर, फ्लोट करता है, इसलिए इसको एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। और दूसरी चीज ये रामसर वेटलैंड साइट, इसको भी 1990 में ही घोषित कर दिया गया था, और ऐसी चीजें ही रियल अर्थ में वेटलैंड कहलाती है, नम भूमि कहलाती है। दूसरी एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि इस झील के अंदर दो नदियां गिरती हैं, एक का नाम तो कुगा है और दूसरी का इम्फाल रिवर है, या मणिपुर रिवर भी हम उसको कहते हैं। और इसके किनारे एक और इसके पास में एक और नदी है जिसका नाम है लाइमा टेक, और इस नदी पर लोकटक पावर स्टेशन स्थापित किया गया जिसमें 35 मेगावाट के 3 प्लांट लगाए गए हैं, 3 यूनिट वहां पर काम कर रही है, तो इस वजह से भी ये झील काफी चर्चा में रहती है। यस, नेक्स्ट लेक है सांबर लेक। ये खारे पानी की झील है, सांबर जो झील है राजस्थान के अंदर, और ये राजस्थान के जयपुर, इधर जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, इधर अजमेर डिस्ट्रिक्ट है और इधर नागौर डिस्ट्रिक्ट है, इन तीनों के बीच में है, तीनों की बाउंड्री इससे मिलती है, तीनों के बीच में स्थित है ये, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं भारत की सबसे बड़ी आंतरिक झील। ठीक है, कुछ लेगुन होते हैं जो समुद्र से जुड़े रहते हैं, मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो बाकी झील का पर्टिकुलर मीनिंग यह है कि जिसके चारों तरफ स्थल हो, तो ये इसके चारों तरफ स्थल है, इसलिए इसको आंतरिक झील की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक झील है, कारण उसका यह है कि भारत का लगभग 8% नमक हर वर्ष यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ एक सांभर सॉल्ट लिमिटेड करके फर्म है जो कि हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अंडर में काम करती है, तो वो यहाँ पर नमक बनाने का काम करने वाली प्रमुख फर्म है। तो वो भारत का 8% नमक पैदा करती है। अब यहाँ देखिए आप, रामसर वेटलैंड साइट है, ये भी 1990 से 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो काफी बड़ी झील ये है, लेकिन खारा पानी है, नमक बनता है इस पूरे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान में। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो कई सारी खारी झीलें हैं, जिसमें से सांबर खुद तो है, डीडवाना है, लोनकरर, सरपंच, पदरा, बहुत सारी झीलें हैं। मैं राजस्थान में इन सब झीलों के बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी आप केवल यहाँ पर देखें तो इन सब झीलों की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ये सारी 33 सागर के अवशेष हैं, इसलिए इनका पानी खारा है, ऐसा माना जाता है। हालांकि पानी खारा होने की कई सारी संकल्पनाएं हैं, लेकिन इसमें से एक ये भी है कि वो 33 सागर के अवशेष हैं, इसलिए ये खारी झील मानी मानी जाती है। अगली जो झीलें हैं वो मूलतः लेगुन है, झील हम उनको बोल देते हैं, लेकिन मूलतः ये लेगुन कही जाती है। लेगुन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए समुद्र का जो हिस्सा होता है वहां से समुद्र की लहरें तट पे टकराती है, तट पे टकराने से सारा तट पे इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद वो जो मलबा होता है वो वापस पीछे आके यहाँ इस तरह से जम जाता है, डिपोजिट हो जाता है। तो ये जो मलबा जमता है वो क्या करता है, इस मुख्य समुद्र को इस वाटर बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि बीच में एक बैरियर बन जाता है। हालांकि बिल्कुल सेपरेट नहीं होता, पानी अलग अलग जगह जगह से मिला रहता है, इसमें कहीं से अंदर घुस जाता है, बाहर निकल जाता है, ऐसा कनेक्टेड रहता है, कहने का मतलब। तो ऐसी जो झीलें होती है उनको हम लेगून कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा जो लेगून है वो चिल्का लेगून है। अगर हम खारे पानी की आंतरिक बात, सभी तरह की झीलों की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है इस तरह से अगर हम देखें, लेकिन पानी खारा है। लगभग देखिए आप 70 किलोमीटर लंबी है ये पूरी, यहाँ से आप देखिए ये पूरा इधर फैला हुआ है, 30 किलोमीटर चौड़ी है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है लगभग, और ये भारत का लार्जेस्ट लेगून है। और सभी तरह की झीलों में हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी झील है। एक खास बात इसकी यह है कि ये 6 महीने इसका पानी खारा रहता है, 6 महीने इसका पानी मीठा रहता है। अब ये कोई जादू नहीं है, कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इधर महानदी बहती है, तो बारिश में जब उसमें पानी आता है तो वो पानी सारा महानदी का इसमें चला आता है और खारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर वो महानदी मौसमी नदी है, बाद में सूख जाती है, तो फिर समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है, तो वो खारा हो जाता है। साथ ही आप ये ध्यान देना, ये 1981 से रामसर वेटलैंड साइट में इंक्लूड है, और मैं यहाँ उड़ीसा में ये लोकेटेड है, बिल्कुल उड़ीसा के तट पर, यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी झील है। अगली है पुलिकट, ये आंध्र प्रदेश में बिल्कुल तमिलनाडु की सीमा के पास में, यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुख्य झील ये है, लेकिन इसका पानी यहाँ से यहाँ तक इधर भी फैला हुआ है। अब आप देखिए किस तरह से डिपोजिशन किया है लहरों ने, और ये बैरियर बना दिया, बिल्कुल अलग कर दिया इसको। तो ये जो झील है बहुत ही पॉपुलर झीलों में फिर वही लेगुन में इंक्लूड की जाती है। ये जो द्वीप आप देख रहे हैं इसको श्री हरिकोटा कहते हैं, और यहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है भारत का।
अंतरिक्ष केंद्र जिसको हम कहते हैं। और आपने सुना होगा कि यहीं से हमारे भारत के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। थोड़ा सा समुद्र की तरफ टिल्ट करके उसको छोड़ा जाता है ताकि अगर अनसक्सेस भी हुआ तो पानी के अंदर गिरे। और इस समय यहाँ सारी नावों की जो मूवमेंट है वो बंद कर दी जाती है। और भी कई कारण है यहाँ होने के, लेकिन उसमें से एक ये प्रमुख कारण है कि ये समुद्र के बिल्कुल पास में श्रीहरिकोटा है। तो इस श्रीहरिकोटा को भी आप ध्यान में रखिए, कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। तो यहाँ ये पुलिकट लेक जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट वेम्बनाड लेक है। ये भी एक लेगून का एग्जांपल है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरा पानी यहाँ से इस तरह से ये फैला हुआ है। इसकी लोकेशन को आप यहाँ देखिए ध्यान से। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ केरल में, और यहाँ से लेकर ये झील पूरी ऐसे फैली हुई है। आप यहाँ देखिए लगभग 84 किलोमीटर लंबी है, लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसलिए इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट नेचुरल लेक इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे लंबी नेचुरल लेक है। ठीक है, मैन मेड तो डैम वगैरह इससे काफी लंबे हैं, लेकिन नेचुरल लेक जो है लॉन्गेस्ट, वो ये लेक मानी जाती है। साथ ही आप ये ध्यान देना कि 2002 में इसको रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। तो एरिया के हिसाब से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है, क्योंकि सबसे बड़ा तो सुंदरवन है जो लगभग 4230 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है सुंदरवन। हालांकि अगर हम सुंदरवन की बात करें तो उसको 2019 में ही वेटलैंड में इंक्लूड किया गया, लेकिन ये काफी पुराना है। इसको जो वेटलैंड में सम्मिलित किया 2002 में ही कर दिया गया था। तो इस तरह से ये 1512 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। फिर एक और सबसे खास बात इस झील की बनती है कि इंडिया फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का मतलब नावों का कंपटीशन होता है। इसको स्नेक बोट भी कहते हैं, क्योंकि ये पतली पतली बोट्स होती है सारी। इस तरह की आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की बोट्स होती हैं पतली पतली सी। इसमें लगभग 100 एक आदमी एक नाव में बैठे होते हैं और फिर ऐसे कंपटीशन करते हैं कौन तेज आगे जाएगा। जो भी सबसे पहले पहुंचता है उसको फिर अवार्ड ट्रॉफी मिलती है, तो उसको नेहरू ट्रॉफी कहता है। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये बोट रेस की वजह से बहुत पॉपुलर लेक मानी जाती है। इस झील को कई सारे नामों से जाना जाता है। पुन्नमादा लेक कहते हैं, कोची के आसपास कोची लेक भी कहा जाता है, वेम्बानाडु लेक कहते हैं, वेम्बानाथ कोल कहा जाता है, वेम्बानाथ कयाल कहा जाता है, वेम्बानाथ अनूप भी कहा जाता है। ये कोल, कयाल, अनूप ये सारे लेगुन के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। तो ये सारे उसके नाम हैं। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कोची है, यहाँ पर कोची है इस तरह से, और ये झील यहाँ तक फैली हुई है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वेम्बनाथ लेक का इसका जो दक्षिणी सिरा है, यहाँ ये पुन्नमादा कही जाती है, इसी को पुन्नमादा कहते हैं। और ये जो मैं नेहरू ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा आयोजन यहीं पर होता है, पुन्नमादा के अंदर ही होता है। तो इस हिसाब से ये लेक बहुत ही पॉपुलर लेक है। यस, अगली जिस झील की मैं बात कर रहा हूँ वो जयसमंद झील है। अब तक मैंने जितनी झीलें आपको बताई वो सारी नेचुरल झीलों के उदाहरण थे, लेकिन ये जो झील है वो मैनमेड है। अब इस झील का निर्माण किया गया है महाराणा, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी के द्वारा। 1687 से 1691 तक इसका मेन कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चला था। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है उसको देखिए। मैं राजस्थान में उदयपुर जिले की लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ये झील यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ देखिए अरावली पर्वतमाला है जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी कही जाती है। इस तरह से इस पर्वतमाला को यहाँ ध्यान से देखिए। इसके अंदर से यहाँ से एक नदी बह रही है जिसका नाम है गोमती। तो महाराणा जय सिंह जी ने क्या, इस गोमती नदी को यहाँ बांध दिया है, एक लेक बना दी। और पीछे देखिए इतनी बड़ी लेक। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लेक है। यहाँ से ये 15 किलोमीटर लंबी है और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी है। और इतनी बड़ी झील कब बनाई गई है? 1687 में। तो टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये 4 साल में बन गई है। इतना बड़ा 15 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी, आज कोई अगर डैम बनाना हो तो हमारे पास सीमेंट है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। लगभग 15-20 साल लग ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी झील सिर्फ 4 साल में बना दी, और वो भी हाथी और गधों पर मटेरियल लाकर। तो आप कह सकते हो कि जयसिंह जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट कब बनी है? 1687 के अंदर। अच्छा, आज हमारे पास सीमेंट है। आज हम सीमेंट से जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम ये मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो 100 साल तक टिकेगा, फिर टूट फूट जाएगा। लेकिन ये 1687 में बनी है बिना सीमेंट के, और आज भी वैसी है। और मुझे नहीं लगता आगे आने वाले 1000 साल तक भी ये टूट सकती है। तो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी थी। लेकिन बाद में जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी सारी चीजें बेचने के लिए ये सब चीजें डिस्ट्रॉयड कर दी, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी खत्म कर दी उन्होंने।
सीमेंट तो जोसेफ एस्पिरिन ने बहुत 1824 के अंदर बनाया है, उस समय तो सीमेंट था ही नहीं। तो उनकी चीजें यहाँ बेचने के लिए अपनी चीजों को डिस्ट्रॉयड कर दिया उन्होंने। बाकी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल साफ है। ये झील को 500 साल तो हो गए, अभी तक तो ये नहीं टूटी है और ना टूटेगी, जबकि सीमेंट 100 साल ही टिकता है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है हमारे लिए एक। चलिए, तो हम इस झील की बात करते हैं। अच्छा, इस झील में एक एक और खास बात इसको समझिएगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह का, ये ऐसा है। ये दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और यहाँ पर इस तरह से इसको बांध दिया गया है। अब यहाँ पर एकदम और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये उसकी पाल है और यहाँ कुछ स्टोन के एलिफेंट्स लगाए गए हैं, उनका स्टेच्यू एलिफेंट्स का। अब उसके पीछे साइंस ये है कि अगर एलिफेंट के पाँव में पानी आ जाता है, उसका मतलब ये है कि लेग भर चुकी है। और फिर दूसरी बात यह है कि लेग की मेन साइट यहाँ पर है। यहाँ अगर एलिफेंट के पाँव में पानी आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है, वहां ओवरफ्लो नहीं होता, यहाँ से ओवरफ्लो होकर वापस उसी नदी में गिर जाता है। तो इसका लेवल और उस हाथी का पाँव का लेवल दोनों सेम है। तो कितना बड़ा साइंस उस समय उन्होंने इस लेवल को निकालने के लिए यूज किया होगा, 1687 की बात है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम इसको कह सकते हैं। 1970 तक ये विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड लेक रही है, 1970 तक। उसके बाद नाइल रिवर पर असवान डैम बन गया और फिर कई सारे और हैं। अब तो भारत में भी कई सारे बड़े बड़े डैम बन गए हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उस जमाने में हम इसको कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि डैम और झील में फर्क होता है। आज भी ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है, लेकिन क्या झील, हम डैम से जो वाटर रिजर्वेयर बनते हैं उनकी बात नहीं करते हैं। डैम अलग चीज है। डैम के अंदर तो क्या होता है, जैसे भाखड़ा नंगल की बात करें या कोई भी डैम हो, उसमें क्या होता है, गेट होते हैं और पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ओवरफ्लो जो है वो बाहर हो जाता है। सामान्यतः डैम में यही कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें कोई गेट नहीं है। उस समय तो कंसेप्ट ही नहीं थे गेट के। तो ये झील है, प्योरली एक झील है, और हम ये कह सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अभी भी इसको कहा जाता है। बाकी हम डैम की बात करेंगे तो बड़े बड़े खूब हैं इससे, लेकिन ऐसा इसके लिए कहा जाता है। तो ये जयसमन लेक। अब हम उदयपुर की बात कर रहे हैं और झीलों की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें उदयपुर की बात थोड़ी डिटेल में करनी ही पड़ेगी। इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। जैसे हमने नैनीताल के लिए कहा था कि वो भारत का झीलों का जिला कहा जाता है, तो ये जो है वो झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये उदयपुर है, मान लीजिए आप, उसकी उसकी सैटेलाइट इमेज है उदयपुर की, और ये उसकी उदयपुर शहर की बाउंड्री है। अब इसके अंदर देखिए आप, कई सारी जिले हैं। मैं उन जिलों को आपको सामने रख रहा हूं, लेकिन एक बात ही ध्यान रखना, ये सारी जिले मैनमेड है। थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना कि झीलें कब बनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक छोटी सी झील है जिसका नाम है दूध तलाई, 1375 में बनी, उदयपुर बैसी उदयपुर शहर में सबसे पहली झील थी। सेकंड आप देखिए पिछोला, ये 1382 के अंदर बनी। उसके बाद उदय सागर 1559 में, 1559 ही वो टाइम था जब उदय सिंह जी ने, महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की थी, उदयपुर को बसाया था। उसके बाद आप अगली झील को देखिए, ये जना सागर है, 1652 के अंदर बनी। इसके बाद में रंग सागर, ये 1668 में बनी। फतेह सागर ये 1678 में बनी, बाद में इसको 1888 में फतेह सिंह जी ने रिनोवेट भी किया। उसके बाद में गोवर्धन सागर 1733 में बना, स्वरूप सागर 1842 में, और रूप सागर 1845 में। इस तरह से आप देख सकते हो 13वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी तक मेवाड़ के महाराणाओं ने एक एक करके ये सारी झीलें बनाई है। और इन सब जिलों की उपस्थिति के कारण ही इसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, या लेक सिटी भी हम इसको कहते हैं। वर्ल्ड फेमस जगह ये इन जिलों की वजह से वर्तमान में बन गई है। साथ ही इस उदयपुर को कई सारे और भी उपनाम दिए गए हैं। मैं कभी इन सब जिलों के बारे में जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तब डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं उन सारे उपनामों को आपको बता देता हूं। जिसमें सिटी ऑफ लेक, तो लेक की वजह से ही कहा जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस क्यों फेमस है, जिलों की वजह से, उदयपुर जिलों की वजह से वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कश्मीर ऑफ राजस्थान, अभी मैंने वूलर और डल जिले आपको बताई थी, वो भी इसलिए फेमस है कश्मीर, ये भी राजस्थान का कश्मीर इसलिए कहा जाता है। हेवन ऑफ टूरिस्ट, पर्यटकों का स्वर्ग हम कहते हैं। फाउंटेन माउंटेन सिटी इसको कहा जाता है। व्हाइट सिटी, मार्बल की वजह से इसको कहा जाता है। जो कर्नल जेम्स टोड थे, अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने एक बात इसके लिए कही है कि द मोस्ट रोमांटिक स्पॉट ऑन द इंडियन कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है एक शहर के लिए, ये उन्होंने कहा। फिर सन 2009 में एक मैगजीन है लंदन से, न्यूयॉर्क से, ट्रेवल एंड लेसर मैगजीन, उसने एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे के अंदर इसको विश्व का सबसे सुंदर शहर कहा था, बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट उदयपुर के लिए हम कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है उदयपुर पर्यटन के हिसाब से।
एक और मानव निर्मित झील की बात मैं कर रहा हूँ, हुसैन सागर। ये हैदराबाद के अंदर है। अगर इसके हम निर्माण पर बात करें तो एक सूफी संत थे हुसैन शाह, उन्होंने 1562 एडी में ये झील बनवाई थी। अब एक तरफ इसका हैदराबाद है, दूसरी तरफ सिकंदराबाद है, तो दोनों के बीच में ये झील है। और इतना बड़ा अर्बनाइजेशन होने की वजह से ये जो झील है वो बहुत पॉल्यूटेड लेक है। आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो तेलंगाना में हैदराबाद है और वहीं पर ये झील स्थित है। बहुत ही पॉल्यूटेड लेक के कारण वर्तमान में ये बहुत चर्चित है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर एक टापू है और इस टापू के ऊपर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा लगी हुई है, एक स्टेचू लगा हुआ है। इस वजह से भी ये काफी चर्चा में है, मतलब चर्चित है। तो ये हुसैन सागर है हैदराबाद के अंदर, ये भी मैन मेड है। अब हम जितनी भी झीलें पड़ी हैं, मैं उन सब झीलों को आपके सामने रख देता हूँ एक साथ इस मैप के माध्यम से, ताकि आप सबकी लोकेशन देख लें और आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहली वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है और उसी के ठीक पास में डल झील है। दोनों बिल्कुल पास पास में है, वुलर और डल झील है दोनों। अगली हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के अंदर नैनीताल, सांभर, पुष्कर, जयसमंद और नक्की, ये सब राजस्थान के अंदर स्थित जिले हैं। इसी तरह से लोनार आप देखिए, ये महाराष्ट्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। हुसैन सागर अभी हमने लास्ट में बात की थी इसके बारे में। चिल्का जो कि लैगून है, और ये लोकटक झील मणिपुर के अंदर। इसी तरह से पुलिकट जहाँ श्री हरिकोटा था, और ये वेम्बनाथ लैगून। तो इतनी सारी जिलों की मैंने अलग अलग बात की। कुछ मैन मेड थी, बाकी सारी नेचुरल लेक्स थी, वो भी अलग अलग तरीके से बनी हुई थी। कोई विवर्तनिक हलचल से बनी है, तो कोई क्रेटर है, तो कोई उल्का गिरने से बनी है, तो कोई लेगून है। तो इस तरह से हमने अलग अलग सारी जिलों की बात की। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ आपको कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने जो चीजें दिखाई उसके बारे में। श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है? ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? लोनार झील का निर्माण किस प्रकार हुआ था? राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? नक्की झील कहाँ स्थित है? भारत में खारे जल की सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन सी है? विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? जयसमंद झील का निर्माण कब और किसने किया था? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको कुछ प्रश्नों के आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरों के साथ शेयर करिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।